तो जाना स्टडी मिलन। देखिए फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर की आज आपकी फिजिक्स है, इसका पार्ट सेकंड मतलब आपकी सेकंड बुक जो है वो आपको मैं करा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपका एक पहले पार्ट इसका करा दिया है और पहले हम थर्मोडायनेमिक्स उसमें क्या आपकी जो यूनिट है वो पहले करा रहा हूँ। उसका एक चैप्टर 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये मैंने करा दिया। वो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और बुक का नाम का आपको बताइए अणुगति सिद्धांत एंड तथा उष्मागत के मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका चैप्टर का नेम है। और ये जो आपकी बीएससी है टोटल नोट्स आप मुझसे मतलब पेपर फर्स्ट सेकंड के इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9411009110। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के एक टॉपिक आपको क्लियर करा दिया, हीट इंजन। और इसमें आप कार्नोट हीट इंजन की बात करते हैं क्या है। इसमें दे रखा है फ्रेंच इंजीनियर सैडी कार्नोट ने एक ऐसी हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया जिसकी सहायता से व्यवहारिक हीट इंजन का मतलब है जो हमारे पब्लिक लेवल चल रहे हैं कि बाइक वगैरह कितने भी हैं व्यवहारिक हमारे टोटली हम पर डे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे व्यवहारिक हीट इंजन हो गए कि वर्किंग को आसानी से समझा जा सकता है और आपकी इफ़िशियंसी और उसकी इफ़िशियंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है। इफ़िशियंसी मतलब उसकी पावर, उसकी दक्षता क्या है, इसको आराम से कैलकुलेट किया जाता है। कि कार्नोट हीट इंजन ने सैडी कार्नोट ने एक ऐसे हीट इंजन का आविष्कार किया। कैसे किया था? कार्नोट हीट इंजन की वर्किंग को नीचे ड्रॉ किए गए डायग्राम की हेल्प से समझा सकता है। कैसे क्या वर्क करता है ये इंजन, क्या प्रोसेस है, तो आपको हम इसमें देखते हैं। करते क्या है कि नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब घर्षण रहित और नॉन कंडक्टिंग मतलब कुछ अलग कंडक्टिंग आपको नॉन कंडक्टिंग होगा। और सिलेंडर विद इंसुलेटेड मतलब इंसुलेटेड सिलेंडर विद इंसुलेटेड वॉल्व एंड कंडक्टिंग सरफेस। कहने का मतलब है सिलेंडर विद इंसुलेटेड मतलब इसमें कुछ अलग दीवारें हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, हमने इस पर 2 बाट रख दिए हैं और नॉन कंडक्टिंग एक पिस्टन लगा रखी है, इसमें हमने गैस को भर दिया है। सेकंड एक ए बी आई ए पार्ट है, इसमें हीट सरफेस T1 है। मान लीजिए ए पार्ट है इसमें हीट सरफेस T1 है। बी इंसुलेटेड स्टैंड है। इंसुलेटेड स्टैंड मतलब कुछ अलग स्टैंड जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता, कुछ अलग चीज़ है। एक हमने सिंक T2 ले ली जो कि हम सी से दर्शा रहे हैं। तो हमने तीनों चीज़ें ले ली ए बी सी। लिखते कैसे हैं इसके देखिए, ए और डायग्राम में ए हाई टेम्परेचर T1 कांस्टेंट की एक हॉट बॉडी होती है। हमने इसको एक हॉट बॉडी मान ली। हॉट बॉडी का मतलब है जैसे कि आपको बाइक के लिए पेट्रोल एक हॉट बॉडी का काम करती है, यहाँ से वो ऊष्मा या हीट या कुछ भी पेट्रोल लेता है और उसे जलाता है। तो ऐसे ही इसके लिए कांस्टेंट हॉट बॉडी होती है जो हीट सोर्स का वर्क करती है। और सी लो टेम्परेचर T2 की कांस्टेंट की कोल्ड बॉडी होती है। सी आपकी एक सिंक जो कोल्ड बॉडी होती है। तो तभी एक इंसुलेटेड स्टैंड है, कुछ अलग आपका स्टैंड है। कार्बन हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस एक ऐसे सिलेंडर में होता है जिसकी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्ट नहीं कर सके मतलब से कनेक्टिंग नहीं कर सके। और नॉन कंडक्टिंग बोलिए, नॉन कंडक्टिंग बोलिए, ठीक है, ये आपकी हो गई। और इसकी वॉल्स सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल, सरफेस होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब है कोई भी चीज़ कनेक्टिंग की जा सकती है, उसमें स्थानांतरण समझ लीजिए आप, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब हो गया कि आपकी नॉन कंडक्टिंग मतलब ऊष्मा का संचालन हो सकता है, कंडक्टिंग का मतलब नहीं हो सकता, मतलब एक इंसुलेटेड की तरह आपको मतलब कुछ अलग की तरह कार्य कर रही है। इसमें नॉन कंडक्टिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन नहीं होती। फिर इसमें फर्स्टली हीट इंजन की वर्किंग सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर T1 के सोर्स पर रखते हैं। हमने पहले T1 के सोर्स पर हाई टेम्परेचर पर रख दिया जिससे हीट लेकर वर्किंग सब्सटेंस द्वारा मैकेनिकल वर्क होता है। इसके बाद वर्किंग सब्सटेंस को लो टेम्परेचर T2 की सिंक पर रखते हैं जिससे एक्स्ट्रा हीट सिंक में चल जाती है और वर्किंग सब्सटेंस बचता है। मान लीजिए हमने हीट सोर्स से T1 से हीट आपने ली, उसको इस पर रखा, इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा तथा सिंक बची हुई T2 को दे दी। समझिए आपने बाइक में पेट्रोल ली, उसका यूज किया और अपने जो उसका धुआं बचता है वो हमने आपको सिंक T2 के लिए दे दिया। आप ऐसे समझ लीजिए। टोटल थ्योरी जब आप PDF में पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगी। याद करने वाली थोड़ी है, थ्योरी है, कोई समझाने वाला एक्स्ट्रा नहीं है। समझते हैं चीज़ के बारे में। अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटाता है, यही प्रोसेस अगेन एंड रिपीट होती है। आपको पता ही है प्रोसेस चलती रहती है इंजन की। इन रियल कोई मटेरियल परफेक्टली कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग नहीं होता, आपको पता ही है। लकड़ी भी आप ले लें
तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम वाटर मिक्स करते हैं, गैस भी करते हैं, आपको उसमें चालन हो सकता है, जिस कारण सराउंडिंग्स के साथ हीट का एक्सचेंज होता है। अतः कार्नोट इंजन का एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। जो आपका कॉन्सेप्ट है टोटल, एक आइडियल कॉन्सेप्ट माना गया है टोटल आपका कार्नो हीट इंजन का। तो कुछ नहीं था इसमें, सब उसी चीज़ को दर्शाया जो हीट इंजन को दर्शाता है, सिर्फ हल्का सा चेंजेस दे दिया। तो सेम वही है, जब आप तो उसकी थ्योरी पढ़ेंगे हल्की सी तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा रखे हैं जो इंपोर्टेंट है ज़्यादा, मैंने इंपोर्टेंट लिख रखे हैं, जैसे कार्नो साइकिल, ये आपका इंपोर्टेंट है, लॉन्ग पूछा जाता है इसमें, समझते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे कार्नो साइकिल को डिस्कस करते हैं। कार्नो साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसके द्वारा किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए दो आइसोथर्मल एंड दो एडियाबेटिक ऑपरेशंस को साथ साथ पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइसोथर्मल्स क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक ऑपरेशंस और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो आपको मैंने पहले ही समझा रखा है, तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है। सामान्यतः कार्नो ये इन आपको मैंने बता दिया किधर है आपका, हाँ, आइसोथर्मल हीट का एक्सचेंज मतलब आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंजिंग कर सकते हैं, और इसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है आपके एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो अब वहाँ जाकर देख लीजिए, मैंने फुल वीडियो बना रखी है, और आपका शायद फर्स्ट चैप्टर सी का थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें मैंने आपको टोटल समझा रखा है। सामान्यतः कार्नो साइकिल निम्न के 4 क्वेश्चंस होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापी प्रसार, एक्सपेंस का मतलब प्रसार, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन रुद्धोष्म या समतापी प्रसार, आइसोथर्मल कंप्रेशन समतापी संपीड़न, एडियाबेटिक कंप्रेशन रुद्धोष्म संपीड़न। इस 4 टॉपिक को हम कार्नो साइकिल में पढ़ेंगे, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। तो पहले क्या है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए इसमें कैसे क्या डायग्राम को समझना है। पहले हमको क्या है कि एक डायग्राम बनाना है, पीवी डायग्राम से हम बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। इसमें क्या है कि आइसोथर्मल एडियाबेटिक और आइसोथर्मल एडियाबेटिक की क्रियाविधि को दर्शाना है। आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमने एक ग्राफ खींचा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, जिसमें आपका प्रेशर भी कांस्टेंट ना रहे, वॉल्यूम भी कांस्टेंट ना रहे, ना कि प्रेशर वॉल्यूम में आपका कांस्टेंट नहीं है, ओनली आपके टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक हमने एडियाबेटिक ले लिया, T2 आइसोथर्मल ले लिया, एक एडियाबेटिक ले लिया। यहाँ से 2 लाइनें ड्रॉ कर दी, इसमें हमने ABCDEFGH ले लिया, इसको P1 B1 P2 B2, इसे P3 B3 ले लिया, और इसे P4 B4 हमने मान लिया। ठीक है, इस टाइप से हमने एक ग्राफ बना लिया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन समतापी प्रसार में देखो करते क्या है। समतापी प्रसार आपका कौन सा है, ये आपका आइसोथर्मल होगा AB। तो वर्किंग सब्सटेंस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराने के लिए सिलेंडर को हाई टेम्परेचर T1 के हीट सोर्स पर रखते हैं, जिससे एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर्ड हीट सोर्स से प्राप्त होती है। एक्सपेंशन करना है, उसका विस्तार करना, नॉर्मल सी बात है, किस चीज़ का विस्तार करना होता है तो हम हीट ही देते हैं। मान लीजिए हमें लोहा भी पिघलाना है या उसका आकार बढ़ाना है तो हीट से करेंगे। उसी तरह आप समझिए एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर्ड हीट सोर्स से प्राप्त होती है, और गैस का टेम्परेचर T1 कांस्टेंट बना रहता है, मतलब गैस का टेम्परेचर उतना ही बना रहता है। इस सेक्शन को पीवी डायग्राम में कर्व AB द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे पॉइंट A पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है। इसे मैंने आपको अभी समझाया। इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन निम्नलिखित होगा। Q1 बराबर W बराबर P इंटू डी, आपको पता है, मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया, अगर आपने बैक चैप्टर नहीं देखा है तो अब वो देखिए, पूरा आपको उसमें समझ आ जाएगा। लिखना है Q1 बराबर W बराबर A टू B, A से B तक, क्योंकि आइसोथर्मल आपके A से B तक है, P इंटू डी वी हमने ले लिया प्रेशर P इंटू डी वी। करना क्या है कि P बराबर RT1 होता है, आपको पता ही है। यहाँ से अब जब P की वैल्यू फाइंड करेंगे तो RT1 अपॉन B आएगा। T1 इसलिए है क्योंकि आइसोथर्मल है, और P फाइंड करेंगे तो RT1 अपॉन B आ जाएगा। W1 इक्वल टू A से B तो ले रहे हैं RT1 अपॉन B इंटू डी वी। W और RT1 से आपने कॉमन ले लिया, अब 1 अपॉन B इंटू डी वी आपका यहाँ पर बचा। W1 बराबर RT1 और 1 अपॉन B आपको लॉग बेस ई बी हो जाएगा, B1 से B2। W1 बराबर RT1 लॉग ई बेस B2 माइनस लॉग बेस ई B1। Q1 इक्वल टू W1 RT1 लॉग बेस ई और लॉग M माइनस 1 को मिल सकते हैं लॉग M अपॉन N। तो लॉग B2 अपॉन B1 बराबर एरिया ABGEA, समझिए आपका ABGEA, मतलब आपको होल एरिया ले लिया हमने आइसोथर्मल का।
ठीक है, जो कि इसमें आया है। B2 में दोनों आयतन, इसमें हम लोग होल आयतन समझ लीजिए B2 B1। एडियाबेटिक एक्सपेंशन और ऊर्ध्वगामी प्रसार जो आपका है उसे आप समझेंगे कि बर्कन सब्सटेंस का एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराने के लिए सिलेंडर को इंसुलेटेड स्टैंड पर रखकर, मतलब हीट का हमें ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है, कुछ अलग है, पर रखकर प्रेशर में 30 से कमी करते हैं। इसमें हम बाहरी मान ली प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट तो रखते ही हैं, लेकिन बाहर से हम कोई हीट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें हीट का स्थानांतरण बाहर से नहीं हो सकता है, पर रखकर 30 से कमी करते हैं, जिससे गैस का टेम्परेचर T1 से घटकर T2 हो जाता है। इस चेंज को ग्राफ में कर्व VC द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इस कर्व को पॉइंट C पर प्रेशर P3 और वॉल्यूम V3। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बारे में इस पर दर्शाया गया है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, घटाव विस्तार, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें पॉइंट C पर P3 द्वारा दर्शाया गया है। देन इस ऑपरेशन में वर्क डन निम्नलिखित होगा। W2 बराबर P इंटू DV ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। आपको एडियाबेटिक जब एक्सपेंशन मैंने आपको पढ़ाया था, तब इसमें एक पॉइजन्स लॉ PV गामा और कांस्टेंट आपको पढ़ाया था। यहाँ से जब आप P की वैल्यू फाइंड करेंगे तो K अपॉन B गामा। टोटल एडियाबेटिक के बारे में मैंने आपको पहले से समझा चुका हूँ। P बराबर K अपॉन B गामा इंटू DV। P की वैल्यू उस जगह पुट कर दी, तो W2 K B माइनस गामा, मतलब ऊपर ले गए हम। W2 इक्वल टू K, इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो जो ऊपर जाएगा तो माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, मतलब जब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसमें घात आपकी n+1 होती है, तो B की बार माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1 हम इसको ऐड कर दिया। B2 से B3 ले लिया, तो W2 इक्वल टू K अपॉन 1 माइनस गामा कॉमन ले लिया, इसको चेंज कर मतलब 1 को इधर ले गए। यहाँ से इसको वैल्यू पुट कर दी, B3 माइनस गामा प्लस 1, B2 माइनस गामा प्लस 1, ये आपको माइनस गामा प्लस 1। बट एट पॉइंट B और C, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पर हम फाइंड करते हैं P2 V2 गामा और K, P3 V3 गामा और K। ये आपको मैं टोटल पीछे करा दिया है। W2 बराबर 1 अपन गामा माइनस 1, P2 V2 गामा, B2 माइनस गामा प्लस 1, मतलब टोटल वैल्यू हमने इसको पुट कर दी। P3 V3 गामा, V3 माइनस गामा प्लस 1। कहने का मतलब ये है कि B2 B3 इनकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, या हमने इसकी K की मल्टीप्लाई अंदर की, तो इसमें K की जो वैल्यू उसमें हमने पुट कर दी, यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर दी। W2 इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, P2 V2, यहाँ से देखिए B2 ये B2 गामा माइनस प्लस ये दोनों ऐड होंगे, तब के 1 बचेगा, 1 में आपका P2 V2 एक बचेगा, माइनस P3 V3, तो P बराबर RT होता है, तो B और P2 V2 बराबर RT1, P3 V3 बराबर RT2, तो वही वैल्यू हमने पुट कर दी। P2 V2 की जगह RT1, P3 V3 की जगह RT2, R कॉमन ले लिए। W2 इक्वल टू R अपॉन T माइनस 1, सॉरी गामा माइनस 1, T1 माइनस T2, ये आपका एरिया BCGB आ गया। टोटल कोई नहीं है, और सिंपली कैलकुलेशन जो आपकी मैथमेटिक्स की है वो आप समझ जाएंगे। फिर आपका होता है डिस्कस आइसोथर्मल कंप्रेशन। गैस का आइसोथर्मल कंप्रेशन कराने के लिए सिलेंडर को सिंक पर रखकर प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। कंप्रेशन से उत्पन्न हीट सिंक में चली जाती है एंड टेम्परेचर IS कांस्टेंट बना रहता है। इस चेंज को ग्राफ में कर्व CD द्वारा शो किया गया है। यदि पॉइंट के ऊपर प्रेशर P4 एंड वॉल्यूम V4, तब आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन निम्नलिखित होगा। Q2 ले लेंगे, W3 यहाँ पर वर्क ले लेंगे, P इंटू DV, P और RT, P और यहाँ से फाइंड करेंगे RT2, क्योंकि हम T2 की बात कर रहे हैं। हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन था तो हमने T1 लिया था, यहाँ पर हम T2 निकाल रहे हैं। तो W3 इक्वल टू C से D तक लेंगे, उसमें आप ग्राफ से पूरा समझ जाएंगे। C से D तक आपका है, तो यहाँ पर देखिए आप ग्राफ में C से D तक आपका आइसोथर्मल है। CD तक निकालना है आपका, RT2 अपॉन B इंटू DV, W3 RT2 1 अपॉन B। यहाँ से आपने क्या किया कि W2 इक्वल टू नेगेटिव साइन, क्यों? क्योंकि इसको हमने चेंजिंग कर लिया। जब हमारा B4 से B3 था, तो B4 से B3 में नेगेटिव साइन ले लिया, इसको चेंज कर लिया, B4 से B3 कर लिया। B3 से V4 था हमारा, तो हमने B4 से B3 कर लिया, नेगेटिव साइन आगे लगा दिया।
W3 इक्वल टू माइनस RT2 लॉग वे सी वी B4 से V3, Q2 इक्वल टू W3 बराबर माइनस RT2 एच रहा लॉग V3 अपन V4, मतलब V की वैल्यू हमने लगा दी एक V और लॉग डायरेक्टली लगा दिए। आपकी लॉग V3 माइनस लॉग V4 होगी, इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया लॉग V3 अपन लॉग 4। आप समझ जाएंगे सीख लो। और एरिया CDFH आपका फाइंड हो गया। लास्ट इसमें है कि एडियाबेटिक एक्सप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन को बारे में समझिए। कंप्रेस मतलब संपीड़ित, उसे कम करना, कंप्रेस करना, संपीड़ित करना। गैस का एडियाबेटिक कंप्रेशन कराने के लिए सिलेंडर को इंसुलेटेड स्टैंड पर रखकर प्रेशर को तेजी से इंक्रीज करते हैं। इंसुलेटेड स्टैंड को चालक स्टैंड पर रखकर तेजी से इंक्रीज करते हैं। गैस का टेम्परेचर T2 से बढ़कर T1 हो जाता है, क्योंकि लास्टली आप समझ जाइए इस ग्राफ को देखकर कि आपका यहाँ से T2 से T1 हो रहा है, मतलब सीधा एडियाबेटिक हो रहा है, तो आपके T1 में आपका गिना जा रहा है। इस ग्राफ को DA द्वारा शो किया गया, इसमें वर्ग निम्नलिखित होगा। W4 हमें वर्ग निकालना है, क्योंकि 3 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। W4 इक्वल टू माइनस R गामा -1 T1 - T2 हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। एडियाबेटिक एक्सपेंशन सीधा आपने यहाँ से लगा दिया। टोटल वर्क डन इन कंप्लीटेड कार्नोट साइकिल W और एरिया AVGFE प्लस BCHGV माइनस CDFHL माइनस DAEFT, मतलब समझिए ग्राफ को देखकर एरिया AVGFA टोटल हमने फर्स्ट लिया था, प्लस ऐड कर दिया इसमें BCHGV जो कि हमने एडियाबेटिक के लिए लगाया था, BCHGB जो हमने एडियाबेटिक के लिए फाइंड किया था, फिर माइनस CDFHL जो हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए किया था, और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए फाइंड कर रहा है, तो इसमें नेगेटिव साइन ले लेना है। मतलब एडियाबेटिक तो टोटल एरिया ABCDA आ जाएगा, क्वेश्चन हमने 5 मान ली इसको। अब PV डायग्राम में शो किसी साइकिल में वर्क डन एरिया ऑफ साइकिल के इक्वल होता है। आपको पॉइंट याद रखना है। कार्नोट साइकिल में किए गए टोटल वर्क को निम्न प्रकार लिखा सकता है। W और W1 W2 फिर W3 फिर W4। W और RT1 लॉग VC V2/V1 और हमने इसकी सब टोटल वैल्यू लगा दी W2 W3 और W4 की टोटल वैल्यू हमने इसको लगा दी। इसमें क्या है कि हमारा W3 कट जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कट जाएगा। W1 बराबर RT1 लॉग V2/V1 माइनस RT2 लॉग V3/V4 आपका ये बचेगा। पॉइंट्स A एंड B समान एडियाबेटिक कर्व DA पर आते हैं तब TV गामा -1 हमारा कॉन्स्टेंट ले लिया हमने यहाँ पे। 8.8 T1 B1 गामा -1 हमारा कॉन्स्टेंट और T2 B4 गामा -1 हमारा कॉन्स्टेंट, ये सब आप ग्राफ से समझ जाएंगे। पॉइंट से भी एडियाबेटिक कर्व्स के लिए टोटल पीछे मैंने चैप्टर में टोटल डिस्कस किया, टोटल समझ जाइए इस चीज़ से देख के। यहाँ जब T2/T1 फाइंड करेंगे B1/V4 आएगा, गामा -1 आएगा, इक्वेशन 7 मान ली। इसी पर पॉइंट B एंड C समान एडियाबेटिक कर्व BC पर लाई करते हैं। लाई का मतलब इंटरसेक्ट या कुछ भी मान सकते हैं, करते हैं, तब T1 B1 गामा -1 बराबर T2 B3 गामा -1 दोनों पॉइंट्स को हमने B एंड C को मान लिया। B पर हमारा ये था, C पर हमारा ये था। T2/T1 बराबर B3/B गामा -1 दोनों की साइड ले लिया, इसको इक्वेशन 8 मान लिया हमने। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 B1/B4 गामा -1 और B2/B3 गामा -1 दोनों की सेम और टेम्परेचर्स हैं, तो B1/B4 से कैंसिल हो जाएगा और B2/B3 बचेगा, और B3/B4 मतलब इसके नीचे इसको ले लिया और B2/B1 इसके जस्ट नीचे ले लिया। इक्वेशन हमने इसको 9 मान ली। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन जो आपको नॉर्मली है। अप्लाई इक्वेशन 6 में अप्लाई कर देंगे एक, तब आपकी वैल्यू लॉग R लॉग E B2/B1 T1 - T2 फाइंड होके आएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए इस कैलकुलेशन में तो मैसेज कीजिए आप मुझे। और यहाँ आपका ये थोड़ा एंड होता है टॉपिक। ये कंप्लीट साइकिल ABCD में वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन है, इफिशियंसी कार्नोट इंजन की, और बाकी इसके टॉपिक्स जो हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। वरना इसी चीज़ को आप याद करिए, वरना इफिशियंसी